हेलो दोस्तों, डेली हिंदी प्रैक्टिस सेट सुबह 7 बजे की क्लास आ जाती है और इसमें जो है टोटल 17 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं। आज का जो है 18वां प्रैक्टिस सेट है। 37 प्रश्नों का फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन होता है इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम डेज यूट्यूब चैनल है, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईश्वर तथा आत्मा के लिए एक शब्द क्या है? तो ईश्वर तथा आत्मा के लिए जो एक शब्द है उसको अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर के अन्य जो है अनिकार्थी शब्द की यदि बात करते हैं तो वर्ण होता है, ठीक है। वर्ण होता है, स्थिर भी होता है, स्थिर, ठीक है। शिव भी होता है, शिव, ठीक। और जो है विष्णु भी होता है, विष्णु। और जो है अविनाशी भी होता है, जो अक्षर का निकार्थी शब्द होता है। अगला प्रश्न है, बच्चे घर से निकल गए तो वाक्य में कौन सा कारक है? तो घर से, ठीक है, ये घर हो गया और यहाँ से निकल गए तो इनमें क्या है? अलगाव हो रहा है। घर से अलग हो गए तो जहाँ पर भी इससे अलग का प्रयोग होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। संप्रदान जो होता है को के लिए होता है, अधिकरण में पर के लिए होता है और कर्ण से द्वारा के लिए होता है। यानी कि कर्ण में जो है प्लस होता है और अपादान में जो है माइनस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है चपत चंपत, चपत चंपत लिखा गया है। तो यहाँ पर चपत का मतलब होता है थप्पड़, क्या होता है? थप्पड़ होता है। और चंपत का मतलब होता है गायब। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है आपका सी, ठीक है, वह करेक्ट हो जाता है। तो चपत चंपत का जो अर्थ है थप्पड़ और गायब, ठीक। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलमा घर जाती है वाक्य है, सलमा घर जाती है वाक्य है, कैसा वाक्य है? तो यह जो है सरल वाक्य है। सलमा घर जाती है, यह एक सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? यानी दंत से प्रयोग हुआ हो और ओष्ठ से भी प्रयोग हुआ हो, ऐसी ध्वनि कौन सी है? तो जो वाह होता है ना, इसको दंतोष्ठ ध्वनि कहते हैं। तो यहाँ पर केवल दंतोष्ठ ध्वनि एक ही है, वाह, ठीक है। तो यहाँ जो है ये फा की यदि बात करते हैं तो फा कैसी ध्वनि है? पा फा बा भा मा, ये ओष्ठ हैं, ठीक है। और जो या है कैसी ध्वनि है? तो चा छा जा झा इया या सा, ये सभी जो हैं तालु हैं। और रा की यदि बात करते हैं तो टाठा डाढ़ा अणा रा खा, ठीक है, ये सभी जो हैं मूर्धन्य हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से जो है तालव्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो तालु में आता है वही चा छा जा झा इया या सा ई, ये सभी जो हैं तालव्य में आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं चा छा जा झा इया और या सा, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और यह जो टा है ये किस में आता है? तो यह मूर्धन्य में आता है। प जो है ओष्ठ में आता है, का जो होता है कंठ में आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी कैसे रहें रूप रस साची ऐ बतियाँ सुनी रूखी। उपर्युक्त पंक्तियों में जो है कौन सा रस है? तो यहाँ पर देखिए अखियाँ हरि दर्शन को भूखी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका रस प्रयोग होता है वह वियोग श्रृंगार रस प्रयोग होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। यह जो वियोग श्रृंगार रस है यह श्रृंगार रस का भेद है, वह भी दूसरा भेद है। संयोग और वियोग जो है ये दोनों श्रृंगार रस के क्या हैं? तो भेद हैं, ठीक है। तो यह आपको पता हो। रति इनका क्या होता है? ठीक है, रति या प्रेम इनका स्थायी भाव होता है। वीर रस का स्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार गया था? तो अपूर्व रचना के लिए, अपूर्व रचना के लिए केदारनाथ अग्रवाल जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। वह भी कब दिया गया था? तो 1986 ईस्वी में दिया गया था, 1986 में, ठीक है। किस रचना पर? तो अपूर्व रचना पर। और इनकी यह भी रचनाएं हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, नींद के बादल, यह भी इन्हीं की रचनाएं हैं, ठीक है। और इनका जो पहला काव्य संग्रह था युग की गंगा था, किनका? तो केदारनाथ अग्रवाल जी का, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किस पत्रिका का संपादन जो है भारतेंदु जी ने नहीं किया? भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया, यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बाला बोधिनी का किया, कवि वचन सुधा का किया, हरिश्चंद्र चंद्रिका का किया, लेकिन जो भारतेंदु पत्रिका है ना, इसका नहीं किया। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, जो भारतेंदु पत्रिका है इसका जो है संपादन किसने किया था पत्रिका का? तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया था। किसने? तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और प्रताप नारायण मिश्र जी ने एक ब्राह्मण पत्रिका का भी संपादन किया था, तो यह भी आप पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट है आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? तो आपको रेखांकित किया गया है, तो यहाँ पर जो है कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम प्रयोग किया गया है, निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर है कि गद्यांश दिया गया है, गद्यांश के थ्रू प्रश्न पूछे गए हैं 5, उनको आपके उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर इस गद्यांश को आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और उसके बाद प्रश्न का उत्तर देख और समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार बाढ़ अब उतार पर है का क्या अर्थ है? अनुच्छेद के अनुसार बाढ़ अब उतार पर है, क्या क्या अर्थ है? तो यहाँ पर जो है बाढ़ घट रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मुंबई श्रीनगर जैसे स्थानों पर, ठीक है, बाढ़ से हुई बर्बादी के पीछे का कारण क्या है? तो यहाँ का जो पीछे का कारण है वह है अनियोजित शहरीकरण जो है, यही है बाढ़ से प्रभावित होने का कारण जो मुंबई और श्रीनगर प्रभावित होते हैं। ठीक, इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो प्रकृति का कहर जो है यह उपयुक्त शीर्षक होगा। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद के अनुसार योजनाकार कब तक लापरवाह रहते हैं? तो अनुच्छेद के अनुसार योजनाकार जो हैं वह प्रकृति अपना क्रोध न दिखाए तब तक के लिए लापरवाही करते रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 28 नंबर है, इनमें से कौन सा बाढ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बाढ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जो दुर्बल है ना, यह बाढ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि वृद्धि, सैलाब, विकास यह सभी जो हैं बाढ़ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, और दुर्बल का यदि पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं तो कमज़ोर, बलहीन, मरियल, शक्तिहीन, यह सभी जो हैं दुर्बल के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य में वाक्य की संरचना के आधार पर क्रिया का भेद बताइए। तो वह टीवी देखकर सोता है, वह टीवी देखकर सोता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, पहले क्या करता है? तो टीवी देखता है, फिर क्या करता है? तो सोता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए कि भाई की शादी पर दीपक ... से भर कर नाचने लगा। तो यहाँ पर जो है आपका जो आंसर करेक्ट होता है वह भाई की शादी पर दीपक जो है उल्लास से भर कर क्या करने लगा? नाचने लगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। निम्न में से जो है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो वचन होता है, प्रहार होता है या किया जाता है, सर्प होता है, लेकिन कुंडली जो है होती है, कुंडली देखी जाती है। तो यहाँ पर जो कुंडली है ना, यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, जो कुंडली है एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि शाखा का बहुवचन क्या है? तो शाखा का जो बहुवचन होता है वह क्या होता है? तो शाखाएं होता है। क्या होता है? शाखाएं होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया यह किनकी रचनाएं हैं? तो धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं। किनकी हैं? तो धर्मवीर भारती जी की रचना है। क्या? कनुप्रिया, ठंडा लोहा, ठीक है, अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और ठेले पर हिमालय, चांद और टूटे हुए लोग, नदी प्यासी थी, ये सभी जो हैं धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं। ठीक है, यदि हम नागार्जुन की बात करते हैं, किनकी?
तो नागार्जुन की रचना की बात करते हैं तो युगधारा इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। किनकी? नागार्जुन की युगधारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, रतिनाथ की चाची, बलचनामा, उग्रतारा, ठीक है, उग्रतारा भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। किनकी? तो ये उग्रतारा किनकी? तो नागार्जुन की, ठीक है। यदि यहाँ पर हम बात करते हैं रांगेय राघव की, इनकी जो रचनाएं हैं प्रसिद्ध, धर्म संकट, मुर्दों का टीला, प्रतिदान, भारती का सपूत, यह जो है किनकी रचनाएं हैं? तो रांगेय राघव जी की रचनाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं किनकी? भगवती चरण वर्मा जी की, ठीक है। तो भगवती चरण वर्मा जी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वह हैं चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र। और भूले बिसरे चित्र के लिए इनको क्या दिया गया था? भूले बिसरे, ठीक है, बिसरे चित्र के लिए इनको क्या मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भूले बिसरे चित्र के लिए मिला था। किनको? भगवती चरण वर्मा जी को। और इनकी एक रचना है पतन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हम 34 नंबर क्वेश्चन है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार जो होता है किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, पंचम वर्ण का जो है काम करता है। किसका? तो पंचम वर्ण का काम करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वह करेक्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चाहे करो ... बस हमें तंग न करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? जो चाहे करो बस हमें तंग न करो, तो यहाँ पर जो है अर्धविराम प्रयुक्त होगा। कौन सा विराम? अर्धविराम। अर्धविराम कैसा होता है? तो ऐसे बिंदी होती है, फिर ऐसा होता है, इसको अर्धविराम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है अल्प विराम ऐसा होता है जिसको कॉमा कहते हैं। पूर्ण विराम क्या होता है? ये होता है, ठीक है। योजक चिन्ह आपका ये होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए ता यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो जहाँ पर भी एक निश्चित क्रम में एक वर्ण की आवृत्ति प्रयोग होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है या ऑप्शन ए है वह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन पूछा गया है इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहले में तो अनुप्रास है, ये तो सही बात है, लेकिन दूसरी में यह पूछ रहा है तो झूके कूल सौजल परसन तिहु मनहु सुहाए। तो यहाँ पर मनु मानो जनु जानो जनहु मनहु, ठीक है, ये शब्द अगर आते हैं किसी भी उदाहरण में किसी भी पंक्ति में तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है आपका, ना कि ए। यहाँ पर यदि पूछा जाता कि अलंकार कौन सा है तब आपका जो है अनुप्रास हो जाता, लेकिन इसने पूछा दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। रूपक अलंकार क्या होता है? जब उपमेय में उपमान की भेद जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। यमक अलंकार क्या होता है? जब एक शब्द एक से अधिक बार आए उनके अर्थ भी अलग अलग होते हों वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में जो है बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास? तो बहुव्रीहि समास है। किसमें? पंकज में, ठीक है। पंकज का अर्थ क्या होता है? तो कीचड़ में पैदा होता है, जो उसको जो है पंकज कहते हैं। तो कीचड़ में कौन पैदा होता है? कमल पैदा होता है। तो तीसरा पद प्रधान हो गया, इसलिए बहुव्रीहि समास है। कर्मधारय समास क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद जो होता है वह विशेषण होता है। द्विगु समास क्या होता है? तो संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास आपका जो है क्या होता है? तो यह जो है एक दूसरे का पर्यायवाची होता है। कौन? द्वंद्व समास जो होता है, ठीक है। तो यह सभी बिंदु आप जरूर याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर तो ध्यान दीजिए, संधि का तद्भव रूप कौन सा है? संधि का तद्भव रूप कौन सा है? तो संधि का जो तद्भव रूप यहाँ पर वह सेंध है। क्या है? तो सेंध है। संधि का तद्भव रूप सेंध होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द
कछुआ नहीं होता है, आरती नहीं होता है, उजाला नहीं होता है, ऊपर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, कछुआ का जो तत्सम होता है, ठीक है, कछुआ का जो तत्सम होता है कच्छाब होता है। ठीक है, और जो यहाँ पर उजाला है इसका क्या होता है, तो उज्ज्वल होता है। और आरती का जो है आड़ाटिका होता है, अट्टालिका होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से जो है यशोदा के पर्याय का चयन करें। यशोदा के पर्याय का चयन करें, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है महारी। ठीक है, महारी क्या है, तो यशोदा का जो है पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्गी के विलोम शब्द का चयन करें। मार्गी के विलोम शब्द का चयन करें, तो मार्गी का जो विलोम होता है वह वक्री होता है। क्या होता है, तो वक्री होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। संकट में पड़ने के अर्थ में किस मुहावरे का प्रयोग होता है, तो संकट में यदि कोई पड़ गया है तो उसके लिए कौन सा मुहावरा है, तो उसके लिए जो मुहावरा है जान के लाले पड़ना। जान के लाले पड़ना यह संकट में पड़ने के अर्थ का एक मुहावरा है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिकारी शब्द में जो है उचित प्रत्यय कौन सा है। शिकारी शब्द में उचित प्रत्यय कौन सा है, तो शिकार से शिकारी बनता है, तो शिकार प्लस ई होता है, तो शिकार प्लस ई, तो यहाँ पर ई ही तो प्रत्यय हुआ, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 44 नंबर, निर्वासन शब्द में जो है उपसर्ग है, तो निर्वासन में जो उपसर्ग होता है आगे लगता है किसी भी शब्द के। ठीक है, तो निर्वासन में यहाँ पर निर प्लस वासन होता है, तो यहाँ पर निर, यह जो ऑप्शन डी है वह आपका सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से जो है शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो देखिए मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठ जाता है मेरा मन कभी कभी गलत है। मन कभी कभी मेरा बैठ जाता है गलत है। कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है, कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है, यह भी गलत है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, तो ऑप्शन जो सी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्राणों का अंत करने वाला के लिए एक शब्द क्या है। प्राणों का अंत करने वाला के लिए एक शब्द क्या है, तो वह जो है प्राणांतक है। क्या है, प्राणांतक। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर प्राणांत की बात करते हैं तो यह किसको संदर्भित करता है, तो प्राणों का अंत होना। ठीक है, प्राणों का अंत होना प्राणांत होता है। प्राणहीन का मतलब क्या होता है कि जिसके शरीर में प्राण ही ना हो। ठीक है, और यहाँ पर जो है मृतक का मतलब क्या होता है, जिसकी मृत्यु हो गई हो उसको मृतक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है जातिवाचक संज्ञा का जो है शब्द नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। नदियों की जातियाँ होती हैं, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ हैं, कई सारी नदियाँ हैं, गंगा यमुना सरस्वती। ठीक है, तो नाम है ये, तो नाम को संदर्भित कौन करता है, तो ये गंगा नदी नदी करती है। मनुष्य में बहुत सारे मनुष्य हैं, छोटे बड़े ऊंच नीच काले गोरे, नाम से बहुत सारे हैं। गायों की भी कई सारी जातियां होती हैं। ये तीनों तो क्या हो गए, जातिवाचक संज्ञा हो गए। लेकिन जो गंगा है यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक ही गंगा नदी है। ठीक है, और कोई दूसरी नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए कि नीरसता। ठीक है, नीरसता जो है यह सही शब्द वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद है। तो यहाँ पर लिखा गया है थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना। तो थोड़ा दूध क्या है, कौन सा विशेषण है। थोड़ा दूध का मतलब क्या है, 1 पाव 2 पाव, आधा किलो 1 किलो 4 किलो 5 किलो। तो यहाँ पर तो कोई डिसीजन नहीं हुआ है। तो थोड़ा का मतलब अब चाहे 1 बूंद हो चाहे 10 बूंद हो, तो यहाँ पर अनिश्चित विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि पुनीत कपड़े धो रहा है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। पुनीत कपड़े धो रहा है यानी कि दो हैं,
पॉइंट यहाँ पर धोने का काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका होता है कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य है। यहाँ पर पुनीत कपड़े धो रहा है तो कर्तृवाच्य का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए, तो यह जो हमारा सेशन था हिंदी का वह कंप्लीट हो जाता है। और यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको सुबह 7 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट और शाम 5 बजे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता है फुल डिटेल सोल्यूशन के साथ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।